हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहाँ पे मैंने डील किया था कि विच फैक्टर इफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग द बेयरिंग कैपेसिटी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। आपको बताया था शेप ऑफ फुटिंग क्या होता है और उसकी डेंसिटी क्या होती है, और सॉइल का ग्रेन साइज़ क्या होता है, सॉइल लूज है, डेंस है, कैसी सॉइल है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सी सॉइल है, फाई सॉइल है, तो हर फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था वाटर टेबल का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ग्राउंड लेवल के पास में है या नीचे, उस पर डिपेंड कर जाता है। टाइप ऑफ फुटिंग पे डिपेंड किया था, मैट है, रैफ्ट है, क्या है। शेप ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करता है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, उस पर डिपेंड करता है। और ग्रेन साइज पे भी वो डिपेंड करता है। तो ये कहानी मैंने डील कर ली थी। आज का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो हम लोग डील करने वाले हैं, जैसे कि आपका टाइप ऑफ फेल्योर क्या होता है। मैंने एक बात वहाँ पे लिखी थी, फैक्टर इफेक्टिंग द बेयरिंग कैपेसिटी, कि टाइप ऑफ फेल्योर पे भी डिपेंड करता है कि आपका पंचिंग शेयर हो रहा है, कि आपका लोकल शेयर फेल्योर हो रहा है, या जनरल शेयर फेल्योर हो रहा है। तो इन फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में डील करने वाले हैं। आज पूरा लेक्चर इसी पे रहेगा आपका। और जनरल शेयर फेल्योर क्या होता है, लोकल शेयर फेल्योर क्या होता है, और पंचिंग क्या होता है। तो पंचिंग में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उन सब के बारे में डील करेंगे। ग्राफिकली भी देखेंगे, डायग्राम से भी देखेंगे, और उनके कुछ वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज माय टॉपिक। माय टॉपिक इज टाइप ऑफ शेयर फेल्योर। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेंस में ये पूछा जाता है और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको मेंस के एग्जाम में भी मिल जाएगा और प्रीलिम्स के एग्जाम में भी मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे गेट एग्जाम हो, ईएस हो। तो दिस इज टाइप ऑफ फेल्योर, टाइप ऑफ फेल्योर। तो टाइप ऑफ फेल्योर में, सॉरी, टाइप ऑफ शेयर फेल्योर यहाँ पे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मेरे को शेयर पढ़ना है यहाँ पे। टाइप ऑफ शेयर फेल्योर, तो ये टाइप ऑफ शेयर फेल्योर पे ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं कौन कौन से फेल्योर होते हैं। तो पहला जो हमारा फेल्योर है उसको डील करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को एक साथ समझाता हूँ। तो दिस इज फर्स्ट इज जनरल shear failure। दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ जनरल shear failure। और जब फैक्टर इफेक्टिंग द बेयरिंग कैपेसिटी बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि जनरल shear failure आपका क्या होता है। मतलब आप बेसिक में आप देखोगे पूरी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट हियर, आई रेफर फर्स्ट पॉइंट, इट अकर्स इन शैलो फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा, जनरल shear failure अकर होता है, इट अकर्स इन शैलो। अब ये शैलो फाउंडेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टर्जागी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू टर्जागी इक्वेशन डेप्थ बाय बी रेशियो इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 4 बार एसएससी जेईई में पूछा गया है। तो इट अकर्स इन शैलो फाउंडेशन व्हेन प्लेस्ड मीडियम टू, व्हेन प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में आता है, गेट हो, ईएस हो। व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम टू डेंस सैंड, कहाँ पे हो, या तो मीडियम सैंड होनी चाहिए या डेंस सैंड होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ सॉइल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, ओसी क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले भी का जो फेल्योर होगा वो भी आपका जनरल शेयर फेल्योर में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा स्टिफ क्ले भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, स्टिफ क्ले। ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपका निकल के आता है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। एट द टाइम ऑफ फेल्योर, at the time of failure foundation get tilted, get tilted
मतलब किसी एंगल पे मुड़ जाता है, टिल्टेड। एंड हीविंग और बल्जिंग, एंड अब ये हीविंग बल्जिंग क्या होता है अभी बताता हूँ, ये पूछ लेता है। एंड हीविंग और बल्जिंग विल अकर, और बल्जिंग will occur, bulging will occur, bulging will occur at sides, at sides। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट निकल के आता है। थर्ड पॉइंट, ये सारे एग्जाम में लिखने को आते हैं मेंस में। बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर settlement will be small, settlement will be small। तो जनरल शेयर फेल्योर में आपका फेल्योर होने के पहले सेटलमेंट बहुत स्मॉल मिलता है, और निग्लिजिबल, और निग्लिजिबल, ठीक है, बहुत कम आता है निग्लिजिबल। एंड स्ट्रेस जोन, एंड स्ट्रेस जोन, and stress zone will extend, will extend, will extend, stress zone will be extend up to ground level। अब इस कहानी को तभी समझ पाओगे जब डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा। अप टू ग्राउंड लेवल, अप टू ग्राउंड लेवल। ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है हमारा निकल के, दिस इज फोर्थ पॉइंट इसी का है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, इफ द लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, इफ द लोड वर्सेस सेटलमेंट, लोड वर्सेस सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, कर्व इज प्लॉटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है। कर्व इज प्लॉटेड, then clear cut failure point, then clear cut failure point, failure point, clear cut failure point is obtained, या इसको बोल सकते हो brittle failure will be occur। clear cut failure point is obtained, और इसका दूसरा नाम बोल सकते हो और brittle failure, इसका नाम दे सकते हो ब्रिटेल फेल्योर, ठीक है, ब्रिटेल फेल्योर। ओके, चल अब सारी बातों का मतलब एक बार समझा देता हूँ, इसके पहले एक डायग्राम ड्रा करूँगा तब बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज डायग्राम फॉर जनरल शेयर फेल्योर। डायग्राम है किसके लिए? जनरल शेयर फेल्योर के लिए। सपोज दैट आपने कोई फाउंडेशन बनाया इस लेवल पे, इस तरीके से, ये फाउंडेशन के लिए आपने क्या किया, मिट्टी निकाल लिया, और ये आपका है ग्राउंड लेवल। सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे पहले मिट्टी थी, आपने इसको निकाल लिया, ठीक है, फाउंडेशन बनाया, दिस इज द फाउंडेशन, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीएल, ठीक है। चल इसके नीचे जो स्ट्रेस का जोन है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अभी इसका डेरिवेशन नहीं किया, तब और बताऊंगा आपको कि नीचे का ये डायग्राम ट्रायंगुलर क्यों बनता है, ठीक है। तो इस बात का मतलब मैं समझा दूंगा, ओके। चल उसके बाद में इसका जो फेल्योर होता है कुछ इस तरीके से आपका निकल के आता है, इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड लगभग सिमिलर होना चाहिए। और ये है स्ट्रेस का जोन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस जोन, ठीक है। स्ट्रेस कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस जोन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस जोन, स्ट्रेस जोन, ओके। चल और बल्जिंग को मैं दिखा देता हूं, दिस इज कॉल्ड बल्जिंग, दिस इज कॉल्ड बल्जिंग, ठीक है। दिस इज, ये लोड मैं दिखा देता हूं, दिस इज क्यू लोड, दिस इज कॉल्ड बल्जिंग, बल्जिंग और हीविंग, इसको बल्जिंग बोलते हैं या हीविंग बोलते हैं, ठीक है। चल तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। होता क्या है, इस कहानी को समझने के पहले एक बात समझा देता हूँ। इट अकर्स इन सैलो फाउंडेशन, तो ये जो फाउंडेशन होना चाहिए, दिस इज सैलो, दिस इज सैलो, सैलो फाउंडेशन, कैसा होना चाहिए, सैलो फाउंडेशन। उसके बाद कह रहा है
व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम टू डेंस सैंड, तो ये जो सॉइल मास होगा यहाँ पे, दिस इज सॉइल मास, दिस इज सॉइल मास, तो ये जो सॉइल होनी चाहिए ये डेंस सैंड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? डेंस सैंड, या डेंस सैंड होना चाहिए या ओसी क्ले होनी चाहिए। ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की बात कर सकते हो। ठीक है, चल। एट द टाइम ऑफ फेल्योर फाउंडेशन गेट टिल्टेड। एक्चुअली फाउंडेशन क्या होता है? टिल्ट हो जाता है। ये मैं ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ देर के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे सपोज दैट ऐसे मान लो कि ये बोतल है, कुछ देर के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये एक तरीके का फाउंडेशन है और इसको टिल्ट आपने कर दिया कुछ इस तरीके से। तो टिल्ट करने से हुआ क्या? जो इधर की सॉइल मास थी, जैसे इसको आपने टिल्ट किया तो सॉइल मास क्या होता है? जो सॉइल मास ऊपर निकल के जाएगा इसी को कहते हैं बल्जिंग और हीविंग। एक्चुअली होता क्या, यहाँ पे एक और बातें निकल के आती हैं। जब बल्जिंग होती है, बल्जिंग तभी होती है जब ये वाला जो फाउंडेशन है ये आपका टिल्ट हो जाए। जब टिल्ट हो जाएगा तो होता क्या है कि यहाँ का जो सॉइल मास होता है ये ऊपर निकल जाता है। अब बल्जिंग और हीविंग क्या होता है कि सॉइल मास जो होता है वो किसी एंगल पे जब फुटिंग टिल्ट हो जाती है उसकी वजह से होता है क्या, यहाँ का सॉइल मास ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये कभी निकलेगा जब आपकी फुटिंग क्या होगी? टिल्ट होगी। ठीक है, और तभी निकलेगा जब फाउंडेशन सैलो होगा। डीप में ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज डीप में तो बहुत ज़्यादा डीप जाएगा, डीप में आने में टाइम लगेगा। सैलो में डिस्टेंस कम है तो आसानी से ये डिस्टेंस जो है कवर हो जाती है। ठीक है, डीप में कवर नहीं हो पाएगी बिकॉज डीप में फाउंडेशन डीप होगा तो यहाँ का सॉइल मास टिल्ट होने के बाद में ऊपर निकलने में बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन को ओवरकम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो, जैसे ही फाउंडेशन टिल्ट हुआ, यहाँ पे सॉइल मास ज़्यादा नहीं था, ये तो आराम से ऊपर निकल जाएगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा, जनरल शियर फेल्योर में बल्जिंग और हीविंग होती है, और बल्जिंग और हीविंग होने के साथ में बल्जिंग विल अकर एट द साइड एंड हीट इज रिलीज, एंड यहाँ पे लिख लो, एंड हीट इज रिलीज। अगर आपकी सॉइल पता है, ये सॉइल जो है हीट इज रिलीज, अगर ये आपकी सॉइल अगर मान लिया कि डेंस सैंड होगी तो डेंस सैंड के केस में पता है जैसे ही यहाँ पे बल्जिंग होगी, बल्जिंग और हीविंग होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ का जो सॉइल मास होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। मतलब वो थोड़ा सा लगेगा कि अभी अगर मान लिया अभी जस्ट अकर हुआ है ये जनरल शियर फेल्योर अगर, तब आप देखोगे कि वहाँ की सॉइल मास का जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट उसमें दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि दिस इज द डेंस सैंड है, और डेंस सैंड में फ्रिक्शन बहुत होता है, इंटरलॉकिंग भी होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है हीट इज रिलीज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन डेंस सैंड, इन डेंस सैंड। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, डेंस सैंड। ठीक, चल। उसके बाद कह रहा है कि बिफोर फेल्योर सेटलमेंट विल बी स्मॉल और निग्लिजिबल, मतलब फेल्योर के पहले जस्ट इसमें सेटलमेंट कम होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि ये डेंस सैंड पे होता है, तो डेंस सैंड का सेटलमेंट कम होता है, इस वजह से इसका सेटलमेंट क्या बोला गया? कम निकल के आता है। एंड स्ट्रेस जोन विल बी एक्सटेंड अप टू अ ग्राउंड लेवल, और स्ट्रेस का जो मैंने एक्सटेंड किया है, जो स्ट्रेस का लेवल होता है, हालांकि यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन अब इसका जो स्ट्रेस का जोन है, जहाँ तक उसका सॉइल में स्ट्रेस पहुँच गया है, अब ये आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। अभी तक जो स्ट्रेस थी वो यहीं पे अंदर थी, लेकिन अब आपका स्ट्रेस का जो जोन है यहाँ तक आ जाएगा, ग्राउंड लेवल तक आ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि फाउंडेशन टिल्ट हो गया। ठीक है, चल। विल बी एक्सटेंड अप टू ग्राउंड लेवल। फिर कह रहा है कि इफ द लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बी प्लॉटेड देन क्लियर कट फेल्योर पॉइंट विल बी ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल फेल्योर। तो दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहीं पे, लोड वर्सेस सेटलमेंट। तो दिस इज लोड, दिस इज सेटलमेंट। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज ये लोड है आपका, दिस इज सेटलमेंट। सेटलमेंट सेटलमेंट नीचे की तरफ होता है, इसलिए डायग्राम को भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ दिखाते हैं। ठीक, तो मेरा जो केस है, मेरा जो इस बार का जो केस है वो है आपका डेंस सैंड का केस। तो कुछ इस तरीके से फेल्योर आपका अकर होता है। ठीक है, दिस इज द फेल्योर, दिस इज clear cut point, this is clear cut point, clear cut point failure, clear cut point failure, या इसको दूसरा नाम दे दो brittle failure, और इसका नाम दे सकते हो brittle failure, brittle failure। और एक में अभी देखेंगे तो प्रोग्रेसिव फेल्योर निकल के आएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप एग्जाम में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आईईएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, गेट में पूछा गया है, और आपके एसएससी जेईई में भी इसके चांसेस हैं। मेंस में भी पूछा जाता है कि बताओ जनरल शेयर फेल्योर क्या होता है, लोकल शेयर क्या होता है, पंचिंग क्या होता है, तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। है बहुत सिंपल, कुछ पॉइंट याद रखने हैं। तो डेंस एंड में अकर होता है, बल्जिंग हीविंग होती है, उसके अलावा स्ट्रेस का जोन वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा हीट भी निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, चल तो आप पहले इसको लिखो, फिर मैं आगे की कहानी पूरी डील करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ कॉपी दिस, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे की। तो ब्रिटल फेल्योर क्लियर हो गया आपको, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज ब्रिटल फेल्योर। ब्रिटल फेल्योर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो जनरल शेयर फेल्योर है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं जो बात करने वाला हूँ वो लोकल शेयर पे बात करूँगा। अब देखो, जनरल का जस्ट अपोजिट होता है लोकल। चलो मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें और समझानी है। डायग्राम अभी नहीं रफ करूँगा, बिकॉज वहीं पे डायग्राम फिर से बना दूंगा, दूसरा डायग्राम। चलो आगे बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा यहाँ पे लोकल शेयर फेल्योर। लोकल शेयर फेल्योर, ये ग्राफ यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। चल इसको भी रफ कर देते हैं। चल इसको क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज दोबारा ड्रा कर दूंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा दिस इज लोकल शेयर फेल्योर। जैसे आपने अभी देखा कि जो जनरल शेयर फेल्योर होता है, जनरल शेयर फेल्योर में आपने क्या देखा कि ये डेंस एंड में होता है, ठीक, बल्जिंग हीविंग होती है। अब लोकल शेयर फेल्योर में पता है, लोकल, देखिए लोकल नाम से पता चलता है क्षेत्रीय, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेल्योर अकर हुआ है वो बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं अकर हुआ है, उसका जो क्षेत्र है फेल्योर का वो कम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लोकल। देखो लोकल का मतलब ही होता है क्षेत्रीय, कि जैसे आपने बात करते होगे कि लोकल का मतलब क्या होता है। लोकल का मतलब क्या कहते नहीं है कि यार आप लोकल के आदमी हो कि बाहरी हो, तो इसका मतलब लोकल का मतलब होता है कि आप बहुत ही आसपास के रहने वाले हो। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो फेल्योर आकर होता है वो आपका बहुत कम डिस्टेंस में होता है। ठीक है, चल तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग हैं लोकल शेयर फेल्योर। तो दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लोकल शेयर फेल्योर। लोकल शेयर फेल्योर, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं कि लोकल शेयर फेल्योर एक्चुअली में होता क्या है। इट अकर्स इन लूज सैंड, ये किस में अकर होता है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है। इट अकर्स इन लूज सैंड, और सॉफ्ट क्ले, तो ये अकर होगा आपका किसमें, लूज सैंड में अकर होगा और सॉफ्ट क्ले में। इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, सॉफ्ट क्ले बोल दो, और इसको और नाम दे सकते हो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, एनसी क्ले में भी अकर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो ये सैलो फाउंडेशन में आपका अकर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस में अकर होता है, सैलो फाउंडेशन में अकर होता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब आपको पता हो गया। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपका जनरल शेयर फेल्योर हो और चाहे वो लोकल शेयर फेल्योर हो, दोनों अकर होते हैं सैलो में। बट
सॉइल डिफरेंट है, यहाँ पे लूज है, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, डेंस पढ़ा था। तो दोनों का मतलब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर लार्ज सेटलमेंट, लार्ज सेटलमेंट, बिफोर फेल्योर लार्ज सेटलमेंट, लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड। वहां पे क्या था, निग्लिजिबल था, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका जब यहाँ पे लूज सॉइल होगी तो जाहिर सी बात है उसका सेटलमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फेल्योर के पहले इसका जो सेटलमेंट है वो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा। बट इन केस ऑफ डेंस एंड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, निग्लिजिबल रहेगा। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये निकल के आता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है द स्ट्रेस जोन, थर्ड पॉइंट कह रहा है द स्ट्रेस जोन डज नॉट एक्सटेंड, डज नॉट एक्सटेंड, ये नहीं एक्सटेंड होता है, डज नॉट एक्सटेंड अप टू ग्राउंड लेवल, अप टू ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल तक आपका एक्सटेंड नहीं होता है। देन देयर इज अ लिटिल, देन देयर इज लिटिल, then there is little or no heaving, or no heaving, इसमें heaving और bulging नहीं होती है, or no heaving and no heaving or bulging, no heaving or no bulging or bulging at the side, no bulging at the साइड और ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। चल, बट डेंस एंड में ऐसा हुआ था, नो हीविंग और नो बल्जिंग, यहाँ पे लिख दो, और नो बल्जिंग यहाँ पे लिख दो, बेटर समझ में आएगा, और नो बल्जिंग, ओके। चल, फिर कह रहा है इफ द लोड वर्सेस सेटलमेंट, चौथा पॉइंट ये कह रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हीट भी रिलीज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे नो बल्जिंग एट द साइड है, इट मीन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगला पॉइंट बना के लिख दो, इट मीन्स नो हीट इज रिलीज्ड एट ग्राउंड लेवल। तो कोई भी हीट यहाँ पे निकल के नहीं आएगी, ठीक है। चल, आएगी, बहुत निग्लिजिबल रहती है, निगलेक्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मैं लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाऊं तो यहाँ पे क्लियर कट फेल्योर पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वही पॉइंट कह रहा है, इफ द लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड, then progressive failure, में अकर, प्रोग्रेसिव फेल्योर और लिख सकते हो, नो क्लियर कट फेल्योर पॉइंट, नो क्लियर कट फेल्योर पॉइंट, तो इसमें आपको नो क्लियर फेल्योर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। बट इन केस आप जो आपने पढ़ा जनरल शेयर फेल्योर, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और नो क्लियर कट फेल्योर पॉइंट विल बी, नो क्लियर कट पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। चल, इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपने सपोज दैट कोई फाउंडेशन बनाया, दिस इज फाउंडेशन, ठीक है। इस तरीके से मिट्टी आप यहाँ से निकाल के ले जाते हो, दिस इज फाउंडेशन, यहाँ पे लोड दिखा देते हैं, दिस इज सपोज दैट क्यू, ठीक। चलो, इसमें सेटलमेंट आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, दिस इज सेटलमेंट, सेटलमेंट, तो इसमें आपको सेटलमेंट दिखाना पड़ेगा, ओके। चलो,
उसके बाद में नीचे का ये जोन है, ये स्ट्रेस जोन एक्चुअली होता है। ये ट्रायंगुलर डायग्राम अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसको बता नहीं रहे। ये है इसका फेल्योर स्ट्रेस जोन है, दिस इज स्ट्रेस जोन। स्ट्रेस जोन, स्ट्रेस जोन जो है ये आपका किस में आकर हो रहा है, यहाँ पे जो सॉइल मास है, ये जो सॉइल मास है ये दिस इज द सॉइल मास ऑफ लूज सैंड। तो यहाँ पे जो सॉइल रहेगी दिस इज लूज सॉइल, लूज सैंड बोल दो, आर बोल सकते हो, एनसी क्ले हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देखोगे जो स्ट्रेस का जोन है वो आपको ग्राउंड तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका लोकल शियर फेल्योर आकर होता है, अब लोकल क्यों बोला गया इसका रीजन ध्यान दो। किसी भी चीज का अगर नाम रखा जाता है तो उस नाम के पीछे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे उसका नाम लोकल इसलिए पड़ा बिकॉज उसका जो स्ट्रेस का जोन था वो बहुत ही कम क्षेत्र में था, और किसी भी आदमी का अगर क्षेत्र, मतलब मान ले कि आप रहने वाले हो और आपका एरिया रहने का गांव में रहते हो या किसी मोहल्ले में रहते हो तो आपको कहते हैं लोकल का आदमी है। वही आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दूर दूर रहते हो, तो कभी भी उसको लोकल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस या फेल्योर का जो पॉइंट दिखाई पड़ा ये यहीं पे दिखाई पड़ा, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या, लोकल फेल्योर, ठीक है, लोकल शियर फेल्योर। और अगर यही वाला ऊपर तक स्ट्रेस का जोन जाता, यहाँ तक ऊपर तक जाता, बल्जिंग होता, हीविंग होता, हीट रिलीज होती, तब आप इसको बोल पाते जनरल शियर फेल्योर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये है सेटलमेंट आपका, ये फुटिंग का होगा, तो इसके बारे में ये बात किया है, ठीक। चल, तो ये कहानी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, तो ये तो सॉइल तो मैंने बता दी। अब मेरा जो अगला पॉइंट है यहाँ पे लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, तो दिस इज लोड और दिस इज सेटलमेंट, दिस इज सेटलमेंट। इसके बीच में अगर कर्व खींचें तो हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास लूज सॉइल है, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, कब, जब मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में आपको ग्राफ बनवाए थे दो, कि बिहेवियर ऑफ द सैंड, एक लूज लिया था, एक डेंस लिया था। तो डेंस में मैंने बताया था ब्रिटल फेल्योर होता है, क्लियर कट पॉइंट होता है, लेकिन मैंने बताया था कि जब लूज सॉइल होती है तो उसका फेल्योर कैसा होता है, आपका प्रोग्रेसिव होता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया था किसका, डायरेक्ट शियर टेस्ट का आया था कि उसमें प्रोग्रेसिव फेल्योर निकल के आता है। तो प्रोग्रेसिव फेल्योर हम बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फेल्योर। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फेल्योर, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फेल्योर, या इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हो, प्रोग्रेसिव फेल्योर बोल दो, या दूसरा नाम और करके बोल सकते हो, नो क्लियर कट फेल्योर पॉइंट, नो क्लियर कट फेल्योर पॉइंट। तो इसमें नहीं होता है। दूसरी बात ये किस में पाया जाता है, ये लूज सैंड आर किस में होता है, ये एनसी क्ले में हो सकता है, एनसी क्ले हो सकता है, सॉफ्ट क्ले में हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव बना के देगा कि बताओ नॉर्मली क्ले में या सॉफ्ट क्ले में या लूज सैंड में आपका जो फेल्योर आकर होगा कैसा होगा, लोकल ऑप्शन देगा, पंचिंग दे देगा, जनरल दे देगा, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बातों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चल, तो इस बात को पहले नोट करो, फिर मैं आगे सारी कहानी आपको डील करके बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वी नोट दैट, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन बातों को नोट कर लें, उसके बाद में सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे को समझाना है पंचिंग शियर फेल्योर क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं समझाऊंगा इसको पंचिंग शियर फेल्योर क्या होता है। बड़ा सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब टरजागी की इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एजम्पशन लेनी पड़ती है कि जनरल शियर फेल्योर मानना पड़ता है, बट एक्चुअली में हर सॉइल में तो जनरल होगा नहीं, किसमें होगा, डेंस में होगा। तो इस बात को पहले ही समझा देता हूँ। तो कल जब पढ़ा रहा था आपको, तो याद करो, जब आपको एक चीज़ बताई थी कि टाइप ऑफ वो फेल्योर पे, शियर फेल्योर पे डिपेंड करता है, तो आपको क्या क्या बताया था, आपको ये बताया था कि जो आपका बेयरिंग कैपेसिटी होता है वो भी डिपेंड कर जाता है कि टाइप ऑफ शियर फेल्योर कौन है। तो आप देख सकते हो कि अगर जनरल शियर फेल्योर होगा तो अलग तरीके से फुटिंग का फेल्योर होता है सॉइल मास का, अगर आपका लोकल फेल्योर है तो देख लो प्रोग्रेसिव होता है। तो सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनका मतलब आपको जानना
जरूरी है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पंचिंग शियर फेल्योर के बारे में डील करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा पंचिंग शियर फेल्योर। चलो अब आते हैं हम लोग हैं, देखिए अभी तक हमने डील किया जो जनरल शेयर फेल्योर के बारे में बात किया, लोकल शेयर के बारे में बात किया। अब जो डील करने वाले हैं वो है पंचिंग शेयर फेल्योर। तो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा, दिस इज पंचिंग शेयर फेल्योर। थर्ड, पंचिंग शेयर फेल्योर, पंचिंग शेयर फेल्योर, ठीक है, पंचिंग शेयर फेल्योर। ओके चलो, तो इसमें पहला पॉइंट मेंशन करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये हो जाता है, इट अकर्स इन डीप फुटिंग, मतलब डीप फाउंडेशन में अकर होगा, डीप फुटिंग एंड पाइल्स। जो आपकी डीप फुटिंग होगी या पाइल्स बोल दो, एक्चुअली पाइल्स जो होता है ना, इसको ना पाइल का नाम ही होता है डीप फाउंडेशन, ठीक। तो या तो आपकी फुटिंग कोई डीप फुटिंग हो जाए या इसका नाम पाइल भी बोलते हैं, तो पाइल भी इसका नाम आता, भी पाइल पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो पाइल जो है एक तरीके का डीप फाउंडेशन है। तो दिस इज पाइल्स which are placed on लूज सैंड। तो ये आपने अगर कहीं से लूज सैंड के ऊपर अगर आपने इसको रखा है तब ये आपका अकर होता है। तो पंचिंग शेयर फेल्योर तभी कोई चीज़ पंच कहते हैं, नहीं पंच मारना है, तो पंच का मतलब होता है धंसना। तो जब डीप फाउंडेशन होगा तभी उसमें पंच होगा, ठीक है। तो इस तरीके जैसे आप बालू लो, लूज बालू ले लो, आपकी लूज सैंड है और आपसे कहा जाए रॉड दे दी जाए, आपको मान लिया कि रेनफोर्समेंट दे दिया जाए और कहा जाए इसके अंदर पंच करना है, तो आप उसको आसानी से पंच कर ले जाओगे। लेकिन वही फाउंडेशन अगर आपका कोई जो उसका जो बॉटम पोर्शन होता है वो अगर बहुत थिक कर दिया जाए, उसकी विड्थ बढ़ा दी जाए, तो पंचिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। तो वो डिपेंड कर जाता है कि इसका बेस कितना है, इसका रजिस्टिंग कैसा है। तो डीप फाउंडेशन में इसकी वैल्यू बड़ी कम आती है, बट सैलो में इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लूज सैंड कॉमा सॉफ्ट क्ले, तो सॉफ्ट क्ले में भी अकर हो सकता है, ठीक। इट इज़ नॉट अ कॉमन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट कॉमन केस, इट इज़ नॉट अ कॉमन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन। ये सैलो फाउंडेशन का कोई केस नहीं है, दिस इज द केस ऑफ डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो ये डीप फाउंडेशन में आपका अकर होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, इन दिस फेल्योर, अगली बात कह रहा है, इन दिस फेल्योर क्या होता है, सॉइल बिलो द फाउंडेशन, इन दिस फेल्योर सॉइल बिलो द फाउंडेशन while below the foundation gets cut off का मतलब होता है संपर्क छूट जाना, कट ऑफ का मतलब है किसी से संपर्क छूट जाना, कट ऑफ फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल, पड़ोसी सॉइल से उसका संपर्क टूट जाता है, एडजेसेंट सॉइल and excessive settlement occurs, and अधिक से अधिक excessive settlement occurs in
स्मॉल टाइम अकर्स इन स्मॉल टाइम। तो यहाँ पे होता क्या है, इन दिस फेल्योर सॉइल बिलो द फाउंडेशन गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, मतलब पड़ोस वाली सॉइल से उसका संपर्क टूट जाता है, एंड एक्सेसिव सेटलमेंट विल बी अकर्स इन स्मॉल जोन। स्मॉल टाइम बोल दो, स्मॉल जोन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हैं, द एडजेसेंट सॉइल रिमेन्स अनस्ट्रेट, द एडजेसेंट, अब देखो संपर्क जब टूट जाएगा तो लोड का या स्ट्रेस का कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो एडजेसेंट सॉइल रिमेन्स अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। चल, देयर विल बी नो टिल्टिंग, क्योंकि ये डीप फाउंडेशन है, देयर विल बी नो टिल्टिंग, देयर विल बी नो टिल्टिंग, there will be no tilting and no heaving or no heat released at the sides। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्लियर। चल, तो सारी बातों को एक बार समझा देता हूं, फिर समझ में आएगा। इट अकर्स इन डीप फाउंडेशन, पाइल्स वेयर प्लेस्ड इन लूज सैंड। तो ध्यान रखिएगा, ये अकर होता है किसमें, लूज सैंड में, बिकॉज हम डीप फाउंडेशन बनाते क्यों हैं, या तो आपकी सॉइल खराब होगी या तो लोड ज़्यादा होगा, दो ही कंडीशन में बनाते हैं। तो इसका मतलब डीप फाउंडेशन आप तभी लगाओगे जब आपकी सॉइल नीचे की सॉफ्ट क्ले होगी, क्योंकि सॉफ्ट क्ले का सेटलमेंट बहुत ज़्यादा निकल के आता है, लूज सैंड का भी सेटलमेंट होता है। तो नीचे की सॉइल मजबूत नहीं है, अब ये डेंस सैंड होती तो हम खुद ही नहीं लगाते इसमें आपका डीप फाउंडेशन, क्यों, क्योंकि डेंस सैंड खुद ही मजबूत होती है, तो हम क्यों पैसा लगाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन बनाने में पैसा लगता है। सैलो और डीप दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, कॉस्ट का बहुत बड़ा मैटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट क्ले का भी सेटलमेंट होता है, और क्ले का सेटलमेंट मैं कंसोलिडेशन में अच्छे से पढ़ाया था। इट इज़ नॉट कॉमन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, ये कोई कॉमन केस नहीं है किसका, सैलो फाउंडेशन का। फिर कह रहा है, इन दिस फेल्योर सॉइल बिलो द फाउंडेशन गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द, जो बिलो द फाउंडेशन होती है सॉइल वो कट ऑफ हो जाती है फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, एंड एक्सेसिव सेटलमेंट अकर्स इन स्मॉल टाइम, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट निकल के आती है। अच्छा, द एडजेसेंट सॉइल रिमेन्स अनस्ट्रेस्ड, क्योंकि कट ऑफ हो चुका है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, इसलिए उसकी जो पड़ोसी सॉइल होती है उसमें स्ट्रेस आपकी नहीं आती है। चलो, फिर देयर विल बी नो टिल्टिंग एंड नो हीविंग और नो हीट रिलीज एट द साइड्स। तो यहाँ पे कोई आपका ये केस ही नहीं होता, बिकॉज क्यों नहीं होता, इसका रीजन प्रैक्टिकली समझो। आपसे बोला जाए कि भैया, कि अगर सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक रॉड लेना, एग्जांपल के थ्रू एक रॉड लो, इस तरीके से एक रॉड लेना, प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो। एक रॉड को मैंने क्या किया, सॉइल के मास के अंदर फिलअप कर दिया, इसके अंदर इसको क्या कर दिया, पेनिट्रेट करा दिया। फिर आपसे कहा कि भैया इसको जो है टिल्ट करो, इसको टिल्ट करो किसी एंगल पे। जब आप टिल्ट करोगे, टिल्ट करने के बाद देखोगे क्या, यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, फर्क पड़ेगा, ये इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो क्या करोगे आप, ये मिट्टी यहाँ पे लेके चले आ जाओगे, तो यहाँ पे जो सॉइल मास फिलअप होगा ये ऊपर आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बल्जिंग और हीविंग बोलते हैं। लेकिन क्या बताओ, अगर ये डीप फाउंडेशन होगा, सपोज दैट ये डीप फाउंडेशन, इस तरीके से समझो, तो डीप फाउंडेशन अगर ये ग्राउंड लेवल है, तो क्या ये मिट्टी लाने में यहाँ पे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सॉइल मास पहले से बहुत ज़्यादा वेट है, ये जो वेट देख रहे हो ज़्यादा है, यहाँ पे जो वेट था वो कम था, यहाँ पर सॉइल मास का जो वेट था वो कम था, तो आपको टिल्ट करने में आसानी थी। लेकिन भैया इसको टिल्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है, इसलिए आपका डीप फाउंडेशन में टिल्टिंग नहीं होती। प्रैक्टिकली पता ना चले तो करके देख लेना, एक रॉड लेना रेनफोर्समेंट की, सरिया जिसको बोलते हो, हल्का सा डेप्थ लगाना, तब टिल्ट करना, तब देखना कि यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा, और एक जा करके 2-3 मीटर तक अंदर तक डेप्थ तक ले जाना, फिर टिल्ट करना, आप टिल्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीप फाउंडेशन में आपका टिल्टिंग आकर नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, गाँव पे भी चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपकी आकर होती हैं। ठीक है, चल, तो मैं इसको यहीं पर रफ कर देता हूँ, मेरे को दूसरा डायग्राम बनाना है। ओके, चल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फाउंडेशन, एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये है डीप फाउंडेशन का एग्जाम्पल, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये डीप फाउंडेशन है, ये इसके बॉटम पोर्शन है,
फाउंडेशन के नीचे का, ठीक है। चल यहाँ पे शेयरिंग दिखाया गया है। शेयरिंग कैसे होता है, हमेशा अपोजिट। सपोज दैट कि लोड आपने लगाया ऊपर से क्यू इधर, तो शेयरिंग हमेशा साइड से अपोजिट डायरेक्शन में इसके निकल के आता है। ये साइड रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ इसका, दिस इज साइड रेजिस्टेंस। चल ओके, चल ये जो जोन रहता है यहाँ पे, ये जो जोन रहता है इसके नीचे वाली सॉइल, ये जो सॉइल मास रहेगी दिस इज अनस्ट्रेस्ड। क्यों रहेगी ऐसा, क्योंकि आपका इसने बताया है कि इस केस में यहाँ पे एडजेसेंट सॉइल मास रिमेन्स अनस्ट्रेस्ड, क्योंकि इसका कांटेक्ट जब छूट जाता है, यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। इसने बोला कि बिलो द फाउंडेशन गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, तो इसके जो नीचे की सॉइल मास होगी वो क्या होगी, अनस्ट्रेस होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका फेल्योर कट पॉइंट मैं बना देता हूँ। चल सारे डायग्राम को एक साथ क्लब करता हूँ। इसका फेल्योर डायग्राम नेक्स्ट है लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व। द फेल्योर विल बी प्रोग्रेसिव, बिकॉज सॉइल आप देख सकते हो कैसी है, प्रोग्रेसिव। बिकॉज ऑफ लूज सॉइल, लूज सैंड है या बोल सकते हो सॉफ्ट क्ले है। इस वजह से इसमें क्या है कि आपका प्रोग्रेसिव फेल्योर मिलता है, नो क्लियर कट पॉइंट मिलेगा। अगर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं तो इसमें सारी बातों के एक साथ मैं क्लब करके बना रहा हूं डायग्राम को, तो इसमें सारे डायग्राम को समझा रहा हूं, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। ये है लोड और इधर है सेटलमेंट। लोड वर्सेस सेटलमेंट में बना रहा हूं, ठीक है। तो सारे पॉइंट दिखा रहा हूं। पहला तो मैं दिखाऊंगा इसको, जो पहला फेल्योर था जनरल शेयर फेल्योर, तो इसका नाम दे दो जनरल शेयर फेल्योर, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन के लिए बनाना है, इसलिए एक ही ग्राफ पे सारों को बना रहा हूं। नेक्स्ट है आपका लोकल शेयर फेल्योर, और नेक्स्ट निकल के आता है पंचिंग। इसका नाम जो है दिस इज लोकल शेयर फेल्योर, ठीक। ये है पंचिंग शेयर फेल्योर, दिस इज पंचिंग शेयर फेल्योर, इसको नाम पड़ गया पंचिंग। तो आप देख सकते हो इसमें सेटलमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया। तो पंचिंग में जो है इसका स्लोप देखोगे काफ़ी स्टीप है, इस पर अगर कोई भी टेंजेंट खींचोगे तो इसका स्लोप ज़्यादा निकल के आएगा। अगर स्लोप ज़्यादा निकल के आया, इसका मतलब रेट ऑफ सेटलमेंट जो है आपका पंचिंग के केस में क्या निकल के आता है, ज़्यादा निकल के आता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तीनों मैंने बता दिया, जनरल, लोकल, पंचिंग, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 3-3, 4-4 पॉइंट पता हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये कर्व बना के आते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर ये नहीं बनाओगे तो कुछ नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। हीविंग वकर होगा, बल्जिंग होगा कि नहीं होगा, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक। फेल्योर कैसा आ रहा है, प्रोग्रेसिव है या ब्रिटल है, इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो इसको पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब मेरे को इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फाउंडेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को और सारी चीज़ें समझानी है यहाँ पे, तो इसको रफ कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें लिखनी है अभी। और इसको इसी ग्राफ पे प्लॉट किया बिकॉज आपको पंचिंग समझाना था। एक साथ लिखता तो समझ में नहीं आता कि लोकल और पंचिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसके स्लोप में डिफरेंस है, आप टेंजेंट खींच लीजिए, दोनों के स्लोप में आपको पता चल जाएगा किसकी चीज़ें क्या निकल के आती हैं।
अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि किस सॉइल में क्या आकर होता है, उसके लिए कुछ वैल्यूज रिकमेंड की गई हैं कोड द्वारा कि भाई आपका जो फाई एंगल होगा वो कितना है, तब आपका जनरल शियर फेल्योर अकर होगा, क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको वैल्यूज पता होना जरूरी है। ठीक है, चल तो नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यूज के ऊपर। चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज के बारे में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉइल पैरामीटर्स में एक कॉलम में लिखूंगा, यहाँ पे दिस इज सॉइल पैरामीटर, सॉइल पैरामीटर। ओके, चल सॉइल पैरामीटर फिर है जनरल शियर फेल्योर, जनरल शियर फेल्योर। नेक्स्ट आता है लोकल शियर फेल्योर। पंचिंग को क्यों नहीं लिख रहा हूँ, पंचिंग को लिखने का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि लोकल में वो कंसीडर हो जाता है। अभी हम लोग सैलो डील कर रहे हैं, इसलिए लोकल की बात करेंगे क्योंकि इसी का ज़्यादा यूज है, डीप अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चल तो पहला केस हमारा निकल के आता है जिससे सैंड सॉइल है, सैंडी सॉइल है। तो सैंड के केस में अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाद में डिस्कस कर देंगे क्ले के बारे में। ठीक है, तो पहला केस आता है इसमें फ्रिक्शन एंगल। तो आपका कितना फ्रिक्शन एंगल होना चाहिए, फ्रिक्शन एंगल किस एंगल पे आपका अकर होगा जनरल शियर फेल्योर। तो फाई जो होता है ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हो। इसकी वैल्यू अगर आपकी मान लिया डेंस एंड होगी, तो इसके केस में आपका अगर ये फाई की वैल्यू अगर मान लिया ग्रेटर देन 36 डिग्री होती है, अगर 36 से ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी तभी जा करके आपका अकर होगा क्या, जनरल शियर फेल्योर इन केस ऑफ सैंड। ठीक है, अगर यही फाई अगर आपका फाई एंगल अगर लेस देन 28 डिग्री निकल के आता है तब आपका अकर होगा क्या, लोकल शियर फेल्योर। तो दोनों बातों का मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन एंगल समझ में आ गया। इसका मतलब ये जनरल शियर फेल्योर अकर किस में होता था, डेंस सॉइल में अकर होता था। अब डेंस एंड जो होती है उसका एंगल कितना होता है, अब ध्यान रखना डेंस एंड के केस में जो एंगल निकल के आता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वो आपका निकल के आता है कितना, 36 से क्या ज़्यादा। अब कैसे होता है इसको देखो, ये चीज़ तो मैंने उस दिन बता दी थी, आज अभी आपको समझ में आ जाएगा एंगल क्यों ज़्यादा कम होता है। दो चीज़ें मैंने ली, एक ले लिया डेंस एंड और एक लूँगा लूज एंड। तो ये है डेंस एंड, अभी आपको एंगल समझ में आ जाएगा आज की एंगल ज़्यादा और कम क्यों होता है। डेंस एंड है और एक मैंने यहाँ पे बना दी लूज एंड, लूज एंड। दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए डेंस एंड है तो डेंस एंड के पार्टिकल क्लोजर होंगे, जब पार्टिकल क्लोजर होते हैं तो इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं, दिस इज डेंस एंड। दिस इज डेंस एंड। ठीक है, चल तो दिस इज डेंस एंड। और लूज सॉइल जैसे लूज होगी, या इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, डेंस लूज को इस तरीके से आप दिखा सकते हो, दिस इज लूज। लूज पार्टिकल कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चल अब देख लो हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करते हैं ना हम लोग, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, ये एंगल निकल के आता है आपके इनके बीच में थीटा, या इसको बोल सकते हो फाई। ठीक, बट यहाँ पे आप एंगल देखते हैं तो इसका एंगल कम आएगा। ठीक, क्यों सॉरी, यहाँ पे एंगल क्यों कम निकल के आ रहा है, बिकॉज देखिए लूज सॉइल है। लूज सॉइल का क्या होता है कि जैसे अगर लूज सॉइल आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो लूज सॉइल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, जैसे लूज सॉइल, यह है लूज सॉइल। डेंस सॉइल का कुछ ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली एंगल आपका कम निकल के आता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मत बनाओ, बेटर समझ में आएगा। इसको दूसरे माध्यम से समझाता हूँ, इससे मज़ा नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि आपको क्लैरिटी लानी है। इसको भी ऐसा नहीं समझाता हूँ। अगर मान लिया कि लूज सॉइल है तो लूज सॉइल को अगर आप कहीं पे डंप करते हो
तो उसका स्पेसिंग देखो ज़्यादा निकल के आएगी, कुछ इस तरीके से वो फैल जाती है। ठीक, ये सॉइल है आपकी, मान लेते हैं ये लूज सॉइल है। ठीक, लूज सॉइल के केस में अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से टेंजेंट खींचोगे तो ये एंगल आपका निकल के आएगा, सपोज दैट 5-2 और ये एंगल है 5-1। तो इस केस में एक्चुअली डेंस है, ये ज़्यादा दूरी में फैल जाएगी, ये कम दूरी में फैलेगी क्योंकि डेंस है। तो इसका एंगल आप हॉरिजॉन्टल से मेजर करोगे तो 5-1 ज़्यादा निकल के आएगा। तो दिस इज 5-1 ग्रेटर देन 5-2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका जो अगर किसी पे डंप करोगे तो ज़्यादा प्लेस पे फैल जाएगी, जब हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करोगे तो कम निकल के आएगा। लेकिन यही आप यहाँ पे जब डेंस एंड होगी तो इसके पार्टिकल क्लोजर होंगे तो इसका एंगल क्या होगा, ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए आपका ये रीज़न मैंने बता दिया। तो वही चीज़ लिखी गई है, इसका एंगल अगर 36 है तो इसका एंगल कितना निकल के आता है, 28 से कम निकल के आता है। ठीक है, चलो ये 36 से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, आगे की तरफ है, कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट कितना जा सकता है, 90 जा सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो 90। ओके, चलो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया एंगल। नेक्स्ट निकल के आता है SPT नंबर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर होता है। ये टेस्ट हम लोग करेंगे, SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे बात, अभी परेशान नहीं होना है। दिस इज SPT नंबर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अगर आपकी जनरल सेल फेलियर अकर कराना है तो उसके लिए SPT का जो नंबर होना चाहिए वो N ग्रेटर देन होना चाहिए 35 से ज़्यादा। ठीक, और यहाँ पे N लेस देन होना चाहिए, दिस इज हाउ मच, दिस इज 5। चल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट निकल के आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी ये पूछे हुए ऑब्जेक्टिव है इसलिए बता रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी होता है दैट इज ID। रिलेटिव डेंसिटी ID, अगर अब देखो सॉइल मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या बताया था, रिलेटिव डेंसिटी एब्सोल्यूट टर्म में उसकी डेंसनेस बताती है या लूजनेस बताती है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी अगर 70% से ज़्यादा होगी, 70% से ज़्यादा तभी होगी जब सॉइल बहुत डेंस होगी, और डेंस सॉइल में ही जनरल सेल फेल्योर आकर करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, चल ये ID जो है आपका लेस देन कितना आता है 30%, तो ये आपका लूज का केस हो जाता है। ठीक है, चल क्योंकि आपने पढ़ा भी था लूज सॉइल के लिए रिलेटिव डेंसिटी 30 से कम होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट निकल के आते हैं, नेक्स्ट बात है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो दैट इज E। वाइड रेशियो की वैल्यू अगर आपका डेंस सैंड की बात करें और जो आपका जनरल शेयर फेल्योर अगर होता है तो वो 0.55 से कम होना चाहिए, और ये जो निकल के आता है ये आपका इसमें वाइड रेशियो आपका 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए। वाइड रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना इसका मतलब नंबर ऑफ वहाँ पे वाइड्स ज़्यादा हैं, और इसका मतलब वहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसलिए लोकल शेयर फेल्योर में लूज सॉइल होती है और सॉफ्ट क्ले होती है, उसका सेटलमेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, चल नेक्स्ट आता है अगर क्ले है। एक्चुअली क्ले का केस मैं अगली बार लिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि मेरे पास आज मैं नोट करना यहाँ पे मिस कर गया। तो क्ले के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, कम से कम 5-6 लाइनें। ठीक, तो मैं उसको अगले लेक्चर में डिनोट करा दूंगा। ठीक है, उसको परेशान नहीं होना है क्योंकि मेरे पास कल मैं लिख रहा था तो उसको लिए कंटेंट नहीं कहीं पर मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे उस पर भी आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि बताओ कि क्ले जो है जिसमें आपका फेल्योर आकर होगा, किसमें जनरल होगा, किसमें लोकल होगा, उसकी कई सारी वैल्यूज होती है। मेरे पास अभी एक वैल्यू है इसलिए मैं एक लिखवाना नहीं चाहता क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये काम करिएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में जब आऊँगा तो आपको बता दूंगा कि उस स्पेस पे जाकर के कॉपी तो आप बनाते ही होगे, तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपको लिखना है। तो लेटर अगले लेक्चर में बात करेंगे, दिस इज लेटर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। चलो, तो ये हम बात लिखा देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, याद दिला देना अगर भूल जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखाना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मानना है, एंगल ध्यान रखना है, SPT याद रखना है, और रिलेटिव डेंसिटी तो हम पहले ही पढ़ रखे हैं, तो इस तरीके से आप याद करोगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करो, फिर मैं कुछ चीज़ें और समझाता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो फेल्योर की कहानी पूरी खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा, इसको लिखना है आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, बेटर रहेगा। 4-5 लाइनें छोड़ दीजिएगा, बाद में मैं लिखवा दूंगा कल वाले लेक्चर में, अगले वाले में। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी SPT टेस्ट क्या होता है सबके बारे में मैं डिटेल में जैसे ही फाउंडेशन पढ़ाता जाऊँगा तो SPT टेस्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो थ्योरीज होती हैं उनके बारे में डील करने वाले हैं कि आपका तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के आता है कि डिफरेंट टाइप की थ्योरी क्या है, मेथड टू डिटरमिन द बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चल मैंने जो स्पेस बताया आप उसको छोड़ दीजिएगा, अगले पेज पे अगली बार लेक्चर में उसको मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेथड टू डिटरमिन द बियरिंग कैपेसिटी। मेथड्स टू डिटरमिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आए हुए एसएससी जेईई में। ठीक है, और गेट में हो चाहे ईएस में, मेथड टू डिटरमिन बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। कुछ स्टैटिक मेथड हैं, कुछ फील्ड मेथड है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट इज स्टैटिक या इसको एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। ठीक, चलो ये तो बात हो गई आपकी। दूसरा जो निकल के आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फील्ड मेथड, बट ये हमको फील्ड मेथड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देते हैं। फील्ड मेथड कुछ तो एनालिटिकल हैं जो मैथमेटिकली फार्मूले पे होंगे, ठीक है, कुछ फील्ड मेथड निकल के आते हैं। इस फील्ड मेथड में 3 मेथड निकल के आते हैं, दिस इज 1 2 3। इनके नाम मैं लिख देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सबका काम क्या होता है उसके बारे में भी डील करेंगे डिटेल में। जो मेन टेस्ट है हमारे, जैसे प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। अभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे कॉपी पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेट लोड टेस्ट पे कई क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लेट लोड टेस्ट हमको डिटरमिन करते हैं, इससे क्या क्या निकालते हैं। एक तो प्लेट लोड से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, सेटलमेंट हम लोग याद करते हैं, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग और सॉइल। फुटिंग जितना सेटल करेगी भैया उतना सॉइल करेगी, तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बोल दो और सॉइल, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है कि आप प्लेट लोड टेस्ट से क्या निकाल सकते हो, बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो, सेटलमेंट बता सकते हो। अब इस टेस्ट के बारे में अभी डिटेल में नहीं डील कर सकते बिकॉज अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें और पढ़ानी है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका एक नाम होता है एसपीटी, शॉर्ट में लिखते हैं एसपीटी। नेक्स्ट आता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी हम लोग डील करेंगे। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका नाम होता है सीपीटी, शॉर्ट में बोलते हैं कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो याद रखिएगा इतने टेस्ट आपके पढ़ने हैं और इनके बारे में मैं डिटेल में डील करने वाला हूँ। ठीक है, अभी नहीं, बाद में करूँगा। अब पहला नेक्स्ट हमारा निकल के आता है स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, दिस इज स्टैटिक या एनालिटिकल, एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड। स्टैटिक बोल दो, एनालिटिकल बोल दो। स्टैटिक मतलब ये हमेशा काम करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, डायनामिक में चेंज होता रहता है। जो फील्ड टेस्ट होते हैं इनको डायनामिक भी बोल सकते हो बिकॉज फील्ड पे कंडीशन बदल जाएगी, टेस्ट बदल जाएगा। स्टैटिक का मतलब भैया फार्मूला दे दिया साइंटिस्टों ने कि भैया जाओ ये थ्योरी अप्लाई करो जाके। ठीक, तो इसमें निकल के बातें आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। एक तो इसमें इलास्टिक है, अर्थ प्रेशर थ्योरी है, तो उसके बारे में लिख देता हूँ। दिस इज इलास्टिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट इज इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी, this is given by this is CHER थ्योरी। ओके, नेक्स्ट निकल के आता है दिस इज अर्थ प्रेशर थ्योरी, और ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है। अर्थ प्रेशर पहले एक बार मेंशन कर देता हूँ फिर सारा समझा दूंगा। अर्थ प्रेशर थ्योरी, अर्थ प्रेशर थ्योरी जो होती है
आपने देखा था अर्थ प्रेशर में रैंकाइन पढ़ा था, कूलाम्स पढ़ा था, इनके सबके बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज रैंकाइन, पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव निकाल के दे देता है। एक है रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी किसके लिए था? फाई सॉइल के लिए था। दिस इज वैलिड फॉर फाई सॉइल, मतलब ये क्वेश्चनलेस मान के डिजाइन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि बताओ कि रैंकाइन थ्योरी किस सॉइल के लिए वैलिड है, तो रैंकाइन सॉइल आपकी कोहेशनलेस सॉइल के लिए वैलिड है। तो फाई सॉइल का मतलब ही होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कोहेशनलेस, कोहेशनलेस। तो इस बात का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, चल नेक्स्ट निकल के आता है दूसरा, बेल थ्योरी। एक बेल थ्योरी तो आई थी, याद करो, बेल्स थ्योरी जब आपको डेराइव करा रहे थे, जब कोहेसिव सॉइल लेके आए थे, तो बेल थ्योरी जो वैलिड होती है वो सी फाई सॉइल के लिए वैलिड होती है। तो सी कामा फाई दोनों सॉइल के लिए वैलिड होती है, मतलब कि सॉइल में कोहेसन भी हो, फ्रिक्शन भी हो, दोनों सॉइल के लिए कौन सी थ्योरी वैलिड होती है? बेल थ्योरी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट निकल के आता है पैकर्स थ्योरी। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बट शुरुआत में ये याद करना, ये याद करना ज़रूरी है। दिस इज़ पैकर्स थ्योरी, इनका भी नाम आता है पैकर्स थ्योरी। इसके अलावा कूलाम थ्योरी थी। कूलाम थ्योरी किसके लिए था? फाई सॉइल के लिए था। तो उसको चाहो तो लिख दो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कूलाम्स थ्योरी, कूलाम्स थ्योरी, चाहो तो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कूलाम्स थ्योरी, दिस इज़ वैलिड फॉर फाई सॉइल। किसके लिए? फाई सॉइल। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जो लिख रहा हूँ मैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक। और लास्ट में मेरा निकल के आता थ्योरी है, दिस इज़ प्लास्टिक थ्योरी, जो निकल के आती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। प्लास्टिक थ्योरी, इनके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। प्लास्टिक थ्योरी पहला निकल के आता है, दिस इज टरजागी का नाम, दिस इज टरजागी। टरजागी एक्चुअली फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, तो इनका नाम हर जगह आपको मिल जाएगा। तो टरजागीज थ्योरी, टरजागीज थ्योरी, ठीक है। ये जो वैलिड है वो सी फाई सॉइल के लिए वैलिड है, सी फाई सॉइल के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सी फाई सॉइल के लिए। तो टरजागी ने जो अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा भैया मेरी थ्योरी जो है कोहेसिव और कोहेशनलेस सॉइल दोनों के लिए वैलिड है। ओके, चल नेक्स्ट निकल के आता है, दिस इज नेक्स्ट साइंटिस्ट है, दिस इज प्रैंडल साइंटिस्ट, प्रैंडल, प्रैंडल इनका नाम है। प्रैंडल थ्योरी आपने एक पढ़ रखी होगी एफएम में, प्रैंडल्स थ्योरी, वही हो सकता साइंटिस्ट हो। प्रैंडल्स थ्योरी, दिस इज आल्सो फॉर सी कामा फाई सॉइल के लिए वैलिड। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ऐसे एग्जाम में पूछता है, बताओ प्रैंडल थ्योरी किसके लिए वैलिड है? ऑप्शन देगा सी सॉइल ओनली, फाई सॉइल ओनली, सी एंड फाई सॉइल बोथ। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि किस सॉइल के लिए कौन सी थ्योरी वैलिड है, अभी बता दूंगा, याद करने का भी तरीका। चलो उसके बाद में नेक्स्ट निकल के आता है, दिस इज थर्ड पॉइंट है, दिस इज स्कैम्पटन थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी। ये सी सॉइल के लिए वैलिड है केवल, दिस इज वैलिड फॉर सी सॉइल, मतलब सिर्फ जिसमें कोहेसन होता है, जिसे आपकी क्ले हो गई उसके लिए वैलिड होगा, ठीक। ओके, फिर आता है मेयरहॉफ, फोर्थ वन इज मेयरहॉफ, मेयरहॉफ थ्योरी। जो मेयरहॉफ थ्योरी होती है, दिस इज वैलिड फॉर सी कामा फाई सॉइल, मतलब मेयरहॉफ ने जो लेके आए, उन्होंने बताया कि भैया मेरी थ्योरी जो है वो दोनों सॉइल के लिए वैलिड आपकी निकल के आती है। नेक्स्ट है आईएस कोड, फिफ्थ वन इज आईएस कोड मेथड। आईएस कोड ने कहा भैया हम भी जो थ्योरी बना रहे हैं, आईएस कोड ने कहा कि मेरी जो थ्योरी आईएस कोड थ्योरी जो है, थ्योरी इसको नहीं बोल सकते, आईएस कोड बोल सकते हो, दिस इज सी एंड फाई सॉइल के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें से देखो ज़्यादातर जो आपको लिखाए गए ये सब सी फॉइल के लिए, सी फाई सॉइल के लिए, बस इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैम्पटन भाई साहब किस पे? स्कैम्पटन, स्कैम्पटन बोलने में भी लग रहा है स्कैम्पटन, स्कैम्पटन सी निकल के आ रहा है, सी का मतलब सी फाई सॉइल, तो बोलने पे भी स्कैम्पटन में निकल के आ रहा है क्या? स्कैम्पटन, एस का टर्म आ रहा है, एस मतलब क्ले सॉइल समझ लेना। स्कैम्पटन बोलो एक बार, बार बार बोलो तो पता चल जाएगा स्कैम्पटन बोलते समय आपका सी की आवाज़ आ रही है, तो सी का मतलब यहाँ पे निकल के आ गया क्ले सॉइल के लिए। तो स्कैम्पटन को तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, ठीक। बचे प्रैंडल और टरजागी बचे, तो और तो याद ही हो जाएंगे, और सब किसके लिए हैं? सी फाई सॉइल के लिए। बस एक ही निकल के नमूना आ रहा था जिसको याद करने में दिक्कत थी, अब इस नमूने को हम लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। चल
तो सी सॉइल के लिए याद रखना है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना अर्थ प्रेशर सॉइल में बेल थ्योरी जो थी इसको मैंने बताया था जब मैंने माना था इक्वेशन सिग्मा 1 = सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 + 2c tan 45 + 5/2। तो वहाँ पे जब प्रूफ किया था कोहेसिव सॉइल मान के प्रूफ किया था, तो बेल थ्योरी में मैंने आपको सी सॉइल भी बताई थी, फाई सॉइल भी बताई थी। और ये जो कूलाम भाई साहब थे इन्होंने कहा था भैया मैं कोहेशनलेस सॉइल मानता हूँ। जो रैंकाइन थे उन्होंने भी कोहेशनलेस सॉइल मानी थी। और ये जो थ्योरी है सी सेलेर थ्योरी जो दी गई है सेल्चर थ्योरी करके, तो इसका नाम याद रखने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं, बिकॉज इनका कोई यूज़ ही नहीं है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं इनका यूज़ है, अभी टर्जागी का यूज़ होने वाला है, मेयर हाफ स्कैम्पटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब थ्योरीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इलास्टिक थ्योरी होती है इसलिए इसका नाम डाल दिया गया। अब इलास्टिक मटेरियल तो आपने पढ़ता, हालांकि सॉइल इलास्टिक तो होती नहीं है, इन्होंने इलास्टिक थ्योरी दे दी तो दी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो कहानी मैंने आज आपको बता दी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम पूरा टर्जागी थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ये थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देंगे, IS कोड भी बता देंगे, ये सब बता देंगे। तो टर्जागी पे फोकस है और वो चैप्टर की जान है। ठीक है, तो इस चैप्टर पे बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं मेंस में, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।